और मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब एटम और मॉलिक्यूल्स के बाद हम लोग पढ़े थे क्या, उसके बहुत सारे सिद्धांत थे, जैसे कि द्रव्यमान का सिद्धांत था, परमाणु द्रव्यमान सिद्धांत। तो उसी के आगे आज हम लोग इसके दूसरे खंड में पढ़ेंगे क्या क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता है। क्या है आज का टॉपिक, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता है। तो बोला गया है क्या कि रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित डाल्टन का परमाणु सिद्धांत या द्रव्यमान संरक्षण का नियम तथा स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करता है। बोला गया है क्या कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, तो वह किस पर आधारित है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का जो है वह क्या कहते हैं, रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। कि अगर कोई पूछा जाए कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित है, तो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। ये करता क्या है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम तथा स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करता है। अब द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या था कि जो रिएक्टेंट यानी उत्पाद और क्या कहते हैं अभिकारक, अगर अभिकारक में अगर बोला गया है क्या बताया गया था कि अगर ए और बी मिलके क्या कहते हैं सी का निर्माण करता है, और ए बी क्या है अभिकारक है और सी क्या है उत्पाद है, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है प्रोडक्ट है, तो इसका जो द्रव्यमान होगा इसके द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी ए और बी के जोड़ का द्रव्यमान अगर ये 5 ग्राम है, ये 10 ग्राम है, तो 10 जोड़ कितना हो गया 5, 15 ग्राम। तो सी का मान भी कितना हो जाएगा 15 ग्राम होगा। ये द्रव्यमान सिद्धांत का, द्रव्यमान के संरक्षण सिद्धांत था। तो डाल्टन का जो सिद्धांत है वो द्रव्यमान के संरक्षण नियम के सिद्धांत को क्या करता है, सिद्ध करता है, प्रमाणित करता है। और ये किस पर आधारित है, तो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आता है यहाँ पर, जहाँ नहीं समझ में आएगा बोलिएगा जी, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से सीखेंगे। अब बोला गया है क्या कि डाल्टन के सिद्धांत के कुछ प्रमुख अंश यानी कुछ उसके भाग हैं जिसके बारे में जानेंगे। तो सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। डाल्टन बाबा कहते क्या हैं कि डाल्टन के सिद्धांत के लिए कुछ बात बोला गया है क्या, तो पहला बात क्या बोलते हैं, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। यानी जितने भी क्या कहते हैं, सभी सिद्धांत के आधार पर सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। यानी कि जितने भी क्या कहते हैं लिक्विड हैं, द्रव्य हैं, वह कहीं ना कहीं परमाणुओं से निर्मित होते हैं। मिस्टर डाल्टन ने क्या कहा था कि जो हमारा द्रव्य है, द्रव्य मतलब समझ जैसे कि पानी है, दूध है, कोई भी लिक्विड जैसा चीज़, ठीक है, तो वो किससे मिलकर बना है, तो परमाणुओं से मिलकर बना है। पहला उसने क्या किया गया, एक सिद्धांत का नियम बताया, ठीक है, मतलब एक रूल बताया। किसने, तो डाल्टन ने। दूसरा बताया गया क्या कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उत्पन्न होते हैं ना ही उनका विनाश होता है। बोला गया है क्या कि परमाणु के बारे में मिस्टर डाल्टन ने क्या कहा कि परमाणु जो इतना सूक्ष्म कण होता है कि उसे अब तोड़ने से वो टूटेगा नहीं, काटने से वो कटेगा नहीं। कभी ऐसा सुने हो कि मान लेते हैं कि ये नाइट्रोजन है, एक तत्व है, तो नाइट्रोजन के 2 भाग कर दें, n/2 होगा, नहीं होगा। यानी कि अगर सिंपल सा बात अगर बोला जाए कि हमने एक बताया था परमाणु को समझने के लिए कि एक लड्डू है, बेसन का लड्डू है, और लड्डू को चूर दो और चूर के उसका छोटा सा कण उसको लेके कहेंगे कि उसको 2 आधा कर दो, 3 आधा कर दो, हो जाएगा, नहीं होगा। तो वही बोला गया है क्या कि डाल्टन ने बताया कि परमाणु को तोड़ने से टूटता नहीं है, और वो बताता क्या है कि परमाणु को ना ही बनाया गया है ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, वह सिर्फ क्या करेगा, रूप बदलेगा, है ना। दूसरा नियम क्या, अगला नियम क्या बताया गया है क्या कि दिए गए तत्व सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। यानी कि जो तत्व होते हैं, जैसे कहने का मतलब है कि अगर क्या कहते हैं एक बाल्टी है और उसमें क्या है H2O है, यानी कि जल है, ठीक है, तो जल है तो उसमें से एक बूंद हमने क्या किया, जल को निकाल लिया। ये क्या है, ये जल भी है, एक बूंद ये भी क्या है H2O है।
तो इस H2O में भी क्या कहते हैं, दूसरका बूंद भी निकाल लिए, तीसरका बूंद भी निकाल लिए, चौथा बूंद भी निकाल लिए, और सब क्या है, अब बूंदे है तो ये सब क्या है, H2O है ना। तो इसमें भी क्या है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है ना। यानी कि प्रत्येक परमाणु, पूरे द्रव्य में प्रत्येक परमाणु का एक ही गुण होगा। ठीक है, सिंपल सा कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि एक लोटे में, एक बर्तन में हम शरबत घोरते हैं, ठीक है, और शरबत घोर के उसका एक बूंद चखते हैं, फिर दूसरका बूंद चखते हैं या तीसरका बूंद चखते हैं, या वैसे नहीं समझ में आए तो क्या कहते हैं, 5 गो उंगली है, एक शरबत हम घोर लिए, पहले एक उंगली दबाएं, जीभ से सटाएं, दूसरा उंगली दबाएं, जीभ से सटाएं, तीसरा उंगली दबाएं, जीभ से सटाएं, तो क्या हम बारी बारी से अलग अलग उंगली से उसको पानी को चाटेंगे, वो शरबत को चाटेंगे तो ज़्यादा मीठा कम मीठा लगेगा, ज़्यादा बराबर ही ना मीठा लगेगा। क्यों? क्योंकि इससे सिद्ध क्या होता है कि उस लिक्विड के प्रत्येक परमाणु में क्या है, लिक्विड के प्रत्येक परमाणु में एक ही प्रकार के क्या पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं। उसके प्रत्येक तत्व के सभी परमाणु में एक ही प्रकार के गुण पाए जाते हैं। दिखाई दे रहा है ना इसे। उसके बाद आ रहा है, आगे की ओर चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, जहां नहीं समझ में आएगा बोलिएगा। अभी तो लाइट कट गया था, क्लासे डिस्टर्ब हो जाता ना। चलो कम से कम कुछ, जब भी कुछ अगर खराब हो तो समझो कि उसमें भी कुछ अच्छा है। पिछला वाला स्टैंड टूटा तो इसमें कुछ आया जो उससे बढ़िया है, लाइट कटने के बाद भी काम चल रहा है ना। फिर अगला बोला गया है क्या कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। अब सिंपल, ये तो भी सिंपल सी बात है। अब क्या कहते हैं, लोहा है, एल्युमिनियम है, 2 अलग अलग तत्व हैं, एक तांबा है वो भी अलग तत्व है। तो लोहा का गुण, तांबा का गुण और एल्युमिनियम का गुण तीनों एक होगा। हाइड्रोजन का गुण, ऑक्सीजन का गुण, नाइट्रोजन का गुण एक होगा। तो अलग अलग तत्वों का अलग अलग गुण होता है। तो डाल्टन बाबा ये भी कहते हैं क्या कि अगर परमाणु अलग अलग होंगे तो उसका गुण भी क्या होगा, अलग अलग होगा। कोई दिक्कत? उसके बाद बताया गया है क्या, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटे पूर्ण संख्या के अनुपात में सहयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। अंश इस अनुपात के नियम को सिद्ध करता है। बोला गया है क्या कि एक और नियम बताया गया है, जब 2 परमाणु आपस में मिलते हैं, जब 2 परमाणु आपस में मिलके क्या करते हैं, एक क्या कहते हैं, अणु का निर्माण, यानी कई सारे परमाणु आपस में मिल जाएंगे तो एक यौगिक का निर्माण करेंगे। जैसे कि क्या कहते हैं, अब हम कई सारे को मिला दिए तो कंपाउंड बन गया। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, कंपाउंड का निर्माण कर देंगे, यौगिक का निर्माण कर देंगे। तो वही चीज़ बोला गया है। और अंतिम पॉइंट बोला है, डाल्टन बाबा ने बोला है क्या, किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एक प्रकार से निश्चित होती है। अब देखो, लोहा का परमाणु संख्या कितना, लोहा का ना, चलो बताओ सिंपल। सोडियम का परमाणु संख्या कितना, एकदम आसान वाला, कई बार इसको बताए हैं क्लासेस में। सोडियम का परमाणु संख्या 11। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना, 13। तो हम कहीं भी पढ़ें, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या हम पढ़ाएंगे तो कोई और होगा, और क्या कहते कोई और पढ़ाएगा तो कुछ और हो जाएगा। परमाणु संख्या हमेशा निश्चित होता है। तो मिस्टर डाल्टन्स ने ये बताया है क्या कि परमाणु संख्या जो होता है किसी भी तत्व का वो निश्चित होता है, वो बदलता नहीं है। अगर नाइट्रोजन है तो उसका परमाणु संख्या 7 है तो हमेशा उसका परमाणु संख्या 7 ही होगा। सोडियम है, उसका परमाणु संख्या अगर क्या कहते हैं 11 है तो हमेशा 11 ही रहेगा। मैग्नीशियम है तो उसका परमाणु संख्या 12 है तो 12 ही रहेगा। उसी प्रकार से एल्युमिनियम है तो उसका परमाणु संख्या 13 है तो 13 ही रहेगा। जिसका जो परमाणु संख्या है वही उसका रहेगा, वो परमाणु संख्या कभी भी बदलता नहीं है। बात समझ में आया? तो इस तरह से डाल्टन्स ने क्या बताया कि परमाणु संख्या कभी भी बदलता नहीं है। यानी मिस्टर डाल्टन्स ने कई तरह से परमाणु के बारे में, उसके गुणों के बारे में बताया है। ठीक है, अब इसके आगे आता है कि बार बार हम लोग परमाणु कह रहे हैं, तो परमाणु आखिर होता क्या है। तो हमारा आज का टॉपिक, अगला टॉपिक क्या है डाल्टन्स के बाद, कि परमाणु किसे कहते हैं। तो यहाँ लिखा गया है क्या, आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार से परमाणु किसी भी तत्व का
वह सूक्ष्म भाग है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों को बदले उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है। क्या बोला गया कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार से, यानी पहले का एक होता है आधुनिक नियम और एक होता है पौराणिक नियम, जब शुरुआत में है, तो अभी के नियम के हिसाब से जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्म भाग है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक एवं भौतिक गुण धर्मों को बदले उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है। यानी कि अगर क्या कहते हैं लोहा है, लोहा को किसी तत्व से मिला देंगे तो क्या लोहा एल्युमिनियम बन जाएगा? अगर क्या कहते हैं चीनी है, चीनी को पानी में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? पानी क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा, शरबत बन जाएगा। यानी कि उसी तरह से उस चीनी को दूध में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? दूध खट्टा हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर दही में अगर हम चीनी को मिलाएंगे तो दही खट्टा हो जाएगा, मीठा ही होगा। यानी कि उस चीनी का जो गुण था मीठा करने का, क्या उसने अपना गुण बदला? नहीं बदला। तो परमाणु के बारे में बताया गया है क्या कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वह सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म भाग है जो किसी के साथ संयोग करके क्या होता है, अपने गुणों में परिवर्तन नहीं करता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब उसके बाद आता है परमाणु के बारे में आगे भी कुछ बताया गया है। बताया गया है क्या कि परमाणु तत्व के सूक्ष्म भाग हैं जो इन्हें किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी देखा नहीं जा सकता है। बोला गया है क्या कि परमाणु तत्व के सूक्ष्म भाग जिन्हें किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। कहा गया है क्या? अब हमने पढ़ा है क्या कि एटम्स, ठीक है, तो एटम्स के बारे में पढ़ा। तो एटम्स के अंदर हमने बताया था क्या कि एटम होता है, एटम के अंदर नाभिक होता है और उसके चारों ओर कक्षा होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। तो उसके अंदर का कण है। और हमने परमाणु के बारे में बताया भी था कि यह किसी भी पदार्थ का, किसी भी तत्व का वह सूक्ष्म कण है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो इतना न छोटा है कि अब उसके परमाणु को तो इतना ही न छोटा है कि उसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कितना भी माइक्रोस्कोप से देख ले, हैवी पावरफुल माइक्रोस्कोप से, क्या वो दिखाई देगा? नहीं देगा। यानी कि बताया गया है क्या कि आप परमाणु के अंदर के जो कण हैं, अब कण कौन से हैं? न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन उसके कक्षा में है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके नाभिक में है। तो उसको कितना ही पावरफुल हम लोग माइक्रोस्कोप लगा के, सूक्ष्मदर्शी लगा रहे और चाहे कि उसे देख लेंगे तो देखना संभव नहीं है। बात समझ में आया? बस ये समझ के चलना है कि एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक काल्पनिक कॉन्सेप्ट है कि परमाणु होता है और परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और उसके बाह्यतम कक्षा में, उसके ऑर्बिट्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। ये एक कॉन्सेप्ट है जो पढ़ लेना है। उसको चाहिए कि माइक्रोस्कोप से देखे तो वो दिखाई नहीं देगा। बात समझ में आया? उसके बाद आता है बोला गया सबसे सूक्ष्म हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है? 0.37 गुने 10 के पावर -10, या और क्या कहते हैं उसी को अगर सिंप्लीफाई किया गया है नैनोमीटर में तो 0.037 नैनोमीटर। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछाता है कि क्या कहते हैं हाइड्रोजन की परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? तो 0.037 नैनोमीटर, या क्या कहते हैं 0.37 गुने 10 के पावर -10 मीटर। ठीक है, इस तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, जहां पर 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10 के पावर -10 मीटर। ये आपको पहले से ही बताया गया है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन मुख्य रूप से याद रखना है कि हाइड्रोजन परमाणु, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखते होंगे आवर्त सारणी, तो सबसे पहले क्या होता है? हाइड्रोजन ही आता है, हाइड्रोजन हीलियम इस तरह से, ठीक है। तो ये सबसे छोटा कण है, हाइड्रोजन जो है सबसे छोटा कण है और उसकी त्रिज्या कितनी होती है? 0.037 नैनोमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये बड़ी काम की चीज़ है, ये आगे चल के भी पूछेगा जी, ये बहुत ढंग से पढ़ना है, बड़े काम का। ये चैप्टर सोच रहे होंगे ना कि अभी क्या है, ये आगे चल के भी ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अब आता है IUPAC नेम। IUPAC नेम आगे जब 11th में 12th में जाएंगे इंटर के बाद, तो वहाँ पर IUPAC नेम भी पूछता है। यहाँ पे इसको सिर्फ बता दिया है क्या इसका फुल फॉर्म IUPAC का क्या होता है?
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। यानी कि IUPAC के द्वारा कुछ ऐसे तत्व हैं जिसका क्या कहते हैं, एक कमिटी है एक जिसके द्वारा कुछ तत्व हैं, तत्व का संकेत वगैरह बता दिया गया, जिसके बारे में हम पहले भी क्लासेस में इसकी चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का चिन्ह Al होता है, आर्गन है उसका Ar होता है, बेरियम है उसका क्या होता है B होता है। उसी तरह से कॉपर है, कॉपर का चिन्ह बताया गया है, नाइट्रोजन का है। ये सारी चीज़ों का क्या है, उसका नाम है और उसका चिन्ह है। ये सारी चीज़ें आपको याद करके रखना है। ऐसे तो पहले से ही बताया हुआ है, जानते ही होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते हैं इसको भी नोट कर लीजिएगा और इसको रट लीजिएगा। और ये आयोडीन के सामने 1 जैसा दिखाई दे रहा है तो 1 नहीं क्या है, I है। क्लोरीन, फ्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन इस तरह से होता है ना। तो ये आयोडीन क्या है का इसका संकेत क्या होता है, I होता है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ऐसे पहले से लिखवाए हैं, अगर याद है तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे की ओर चलते हैं हम लोग। अब आगे की ओर चलते हैं। किसी यहाँ पे बताया गया है क्या कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। कभी कभी डिफिनेशंस वगैरह पूछता है, ये सब बेसिक चीजें हैं, ध्यान रखना है। तो किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। क्या बताया गया कि किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। अगर कोई लोहा है, ठीक है, लोहा का एक परमाणु की बात की जाए, उसको अगर तौले और उसका जो वजन होगा वही उसका क्या होगा, द्रव्यमान होगा। तो सिंपल पूछा जाए कि परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो कह देना है कि किसी तत्व के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वही उस तत्व का क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहा गया, परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो किसी भी तत्व का एक अणु का किसी भी तत्व के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वही उसका क्या कहलाएगा, परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद बताया गया है क्या, अगर कुछ परमाणु द्रव्यमान याद नहीं है ऐसे भी, तो क्या कहते हैं, सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए तो परमाणु द्रव्यमान को ऐसे भी परिभाषित करते हैं, 2 गुने परमाणु संख्या। मैथ्स बनाने में अगर क्या कहते हैं, कैलकुलेशन करने में कुछ भी याद न रहे तो एट ए टाइम अगर परमाणु संख्या याद है उसको 2 से गुना कर दो तो लगभग परमाणु द्रव्यमान के बराबर में आ जाता है, ठीक है। अगर याद है तो अच्छा है, नहीं है तो उसके परमाणु संख्या को 2 से गुना कर दो, परमाणु द्रव्यमान के बराबर में आ जाएगा, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। 1961 वर्ष में IUPAC ने परमाणु द्रव्यमान की इकाई को U को परमाणु के द्रव्यमान का मापक माना। बोला गया है क्या कि परमाणु द्रव्यमान का जो मास का जो यूनिट है, मापक यंत्र, मापक यूनिट, उसको U से सूचित किया जाता है। और ये कब से शुरू किया गया, 1961 से। 1961 से क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान के मापक इकाई के रूप में क्या जाना जाने लगा, U को। U होता है क्या, अगर पूछा जाए कि U क्या है तो परमाणु द्रव्यमान का क्या होता है, मापक होता है, मतलब कि यूनिट्स होता है एक तरह से, ठीक है। उसी प्रकार से आते हैं आगे की ओर। इसके अंदर परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होता है, ये भी कई बार पूछता है, इससे न्यूमेरिकल भी बनाना होता है कि परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, यानी कि उसकी यूनिट्स क्या होती है। यूनिट्स का मतलब ही होता है क्या, हिंदी में उसको बोलते हैं इकाई, ठीक है। बोला गया है क्या, एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई द्रव्यमान का C12 समस्थानिक के 1/12 में हिस्से के द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर आपको याद नहीं रहा ऐसे तो याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको बस ए वाला याद रखना है कि आपका क्या कहते हैं, मापक इकाई क्या होता है, 1U बराबर 1/12 C12 गुने C12। जैसे ऐसे भी कह सकते हैं, 1 यूनिट बराबर क्या कहते हैं, C12/12। यही आपका क्या होता है, समस्थानिक द्रव्यमान इकाई होता है। और जिसका मान 1U बराबर कितना होता है, 1.66 गुने 10 के पावर -27 kg। ये बड़े काम का चीज़ है, याद रखना है कि 1U बराबर, U क्या है, मापक इकाई है परमाणु द्रव्यमान का। क्या है, U क्या है, मापक इकाई है परमाणु द्रव्यमान का। और उसका मान क्या होता है, तो 1U बराबर 1.66 गुने 10 के पावर -27
kg। फिर से हो गया, देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि 1 U का मतलब क्या होता है, U क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान निकालते कैसे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हमने एक एक करके देख लिया। उसके बाद यहाँ पर उसी के लिए क्या कहते हैं, डायग्रामेटिक ढंग से उसको सिद्ध करने की कोशिश की गई, बताने की कोशिश की गई है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं अब बताया गया है क्या, इसी तरह से इधर क्या है, परमाणु संख्या का सीरियल नंबर है। उसके बाद क्या कहते हैं, उसका तत्वों का नाम है और उसका द्रव्यमान संख्या यूनिट के रूप में। यानी कि अगर क्या कहते हैं हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना है, 1 U। कार्बन है तो उसका द्रव्यमान संख्या कितना है, 12 U। नाइट्रोजन है तो उसका कितना होता है, 14 U। ऑक्सीजन है तो 16 U। अब देखो क्या होता है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना, 1 U। कार्बन का यहाँ पर देखो, और उसका मास भी कितना होता है, उतना ही होता है। उसके बाद क्या कहते हैं, कार्बन का क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना, परमाणु संख्या 6 और परमाणु द्रव्यमान 12, तो 12 यहाँ क्या हो गया, 12 U। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, तो उसका परमाणु द्रव्यमान कितना, 7 गुने 2 14, तो 14 U। उसी प्रकार से ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना, 8, तो 8 गुने 2 16 U। उसी तरह से सोडियम का क्या कहते हैं, 11, तो 11 गुने 22, 11 दूनी 22, यानी कि लगभग 23 के आधार पर 2.3 U। इस तरह से आप चाहें, जैसे मैग्नीशियम का 12, तो 12 गुने 2 24 हुआ ना। तो इस तरह से अगर परमाणु संख्या भी याद है तो परमाणु द्रव्यमान यूनिट के रूप में आप याद कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी याद कर लीजिएगा। ये आपके क्या होता है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स के रूप में रहता है, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ये सब नोट कर लीजिएगा, कोई नहीं छोड़िएगा। ये सब चीज़ें याद रहेंगी तो आगे चल के आपको बहुत काम देगा, समझे ना। अब आता है परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो ज़्यादातर तत्व के परमाणु अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ केवल निष्क्रिय गैसों के परमाणु ही मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अब बोला गया है क्या कि अब निष्क्रिय गैस क्या होता है। तो हमने बताया था क्लासेस में, परमाणु इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए, तो जिसके 72 कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, जिसके 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, तो वह रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। और वैसे क्या कहते हैं, गैस को ही हम लोग क्या कहते हैं, निष्क्रिय गैस कहते हैं, और उसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं। वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है। ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जितने भी तत्व हैं, वो सब क्या है, इसके 72 कक्षा में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यानी कि 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 8 है। और जिसके 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, वह कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, भाग नहीं लेता है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो वही बोला गया है क्या कि परमाणु किस प्रकार के अस्तित्व में रहते हैं। तो अगर उसके 72 कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो अभिक्रिया में भाग लेंगे, और कैसे, तो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करके। अगर जिसके 72 कक्षा में 5, 6, 7 हैं, वो भी अभिक्रिया में भाग लेंगे, लेकिन कैसे, तो वह इलेक्ट्रॉन का क्या कहते हैं, ग्रहण करके। लेकिन जिसके 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वह इलेक्ट्रॉन लेगा भी और देगा भी, यानी साझेदारी में भाग लेगा। और जिसके 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, वह किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। और इन चीज़ों के आधार पर ही हम लोग क्या कहते हैं, परमाणुओं का अस्तित्व क्या करते हैं,
पता करते हैं कि कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, कौन इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, कौन साझेदारी करेगा और कौन क्या कहते हैं अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। तब कौन लेगा जिसके बातम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है, कौन देगा जिसके बातम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है, और कौन साझेदारी करेगा जिसके बातम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, और कौन अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा तो जिसके बातम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। और इतने सारे जो एलिमेंट हैं, दीज आर द एलिमेंट हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन एनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यानी कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं वह कभी भी किसी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इरेज कर देते हैं इसको भी। अब यहाँ बोला निष्क्रिय गैसों के परमाणु को छोड़ अन्य ज्यादातर तत्व के परमाणु अणुओं का निर्माण करके या फिर आयन के रूप में पाए जाते हैं। बोला गया है क्या कि जो निष्क्रिय गैस होगा वो तो भाग लेगा ही नहीं, तो वह क्या होगा, क्या कहते हैं, परमाणु के रूप में रहेगा। लेकिन बाकी जो क्या होता है अभिक्रिया में भाग लेता है, चाहे 1, 2, 3 वाला हो या 5, 6, 7 वाला हो या साझेदारी वाला 4 वाला हो, ठीक है, ये सब क्या होगा, ज़्यादातर क्या होता है परमाणु के रूप में नहीं अणु के रूप में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया करके परमाणु परमाणु मिल गया और मिल के क्या बन गया, अणु बन गया, और बहुत सारे अणु मिल गए तो क्या बन गए, यौगिक बन गए। सिंपल सा समझना, सिंपल सा फंडा है कि अगर क्या कहते हैं परमाणु परमाणु मिल जाते हैं तो अणु का निर्माण होते हैं, और बहुत सारे अणु मिल जाते हैं तो कौन क्या बनता है, यौगिक बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत, यानी कि बहुत सारे एटम्स मिले, एटम्स जब मिलेंगे कंबाइंड होंगे तो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और मॉलिक्यूल जब कंबाइंड होंगे तो क्या बनाएंगे, कंपाउंड्स का निर्माण करेंगे। कोई दिक्कत। आगे की ओर चलते हैं। परमाणु के अंदर बताया गया है क्या कि परमाणु आवेशित होते हैं। अगर हमारे पास कोई तत्व है, परमाणु की बात की जाए तो आवेशित होंगे, और आवेश तो हमेशा 2 ही प्रकार का होता है, प्लस एगो माइनस, धन आवेशित एगो ऋण आवेशित। तो वही बोला गया है कि आयन होते हैं और अणु होते हैं। आयन जो होंगे आवेशित होंगे और अणु जो होंगे आवेशित नहीं होंगे। परमाणु के अंदर बताया गया है कि अगर आयन होंगे तो आवेशित होंगे, लेकिन अणु होंगे तो आवेश रहित होंगे। उसके अंदर क्या कहते हैं, आवेश रहित होंगे। आवेश मतलब बिना आवेश का होगा, आवेश रहित मतलब बिना आवेश का। और क्या कहते हैं, अगर आयन होगा तो उसके अंदर चार्ज होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं कि अब हमने परमाणु की कहानी को खत्म कर लिया। अब आते हैं अणु, कि अणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं। तो बोला गया है क्या कि अणु किसी अणु का निर्माण 2 या उससे अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधन उत्पन्न होने के कारण होता है। ठीक है, हमने अभी भी बताया कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद एक नए तत्व का निर्माण होता है। उस तत्व को ही हम लोग क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। क्या बोला गया, 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलेंगे। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलेंगे तो मिलने के बाद किसका निर्माण होगा, अणु का निर्माण होगा। ठीक है, और मिलेंगे कैसे, तो रासायनिक बंधन करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, है ना। कैसे, तो जैसे देखो हमने बताया था NaCl, ये क्या करता है, हमने बताया था कि इसके बातम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बातम कक्षा में 7, दोनों जुड़ के क्या हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि जब इस तरह से बंधन करते हैं तो बताया गया है क्या कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस के में रासायनिक बंधन उत्पन्न करते हैं तो बंधन करने के बाद किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। कोई दिक्कत। अब आगे की ओर चलते हैं। इसमें बताया गया है क्या, अणु तत्वों को छोड़ किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्म इकाई है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है और यह उस पदार्थ के सारे गुणधर्मों को प्रदर्शित कर सकता है। जैसे कि H2O अणु जल की संपूर्ण गुणधर्मों को प्रदर्शित कर सकता है। बोला गया है क्या कि अगर बोला गया है कि एक पानी है, मतलब एक पानी नहीं कह सकते, एक बाल्टी में पानी है, ठीक है, तो बाल्टी में पानी है तो कई सारे बूंदों से मिलकर पानी बना होगा। ठीक है, तो छोटा छोटा बूंद को मिला दिए तो क्या बन गया, बूंदा। छोटे छोटे बूंद मिलकर बूंदा बन गए, बूंदों का खजाना। ठीक है, तो
अगर एक पानी के एक बूंद कहा जाए या पानी का बहुत सारा, ये पूरा बाल्टी भरल है पानी से, तो इसका जो गुण होगा वही इस पानी के एक बूंद का भी गुण होगा। ये भी, इसका भी अगर रासायनिक सूत्र बोला जाए तो H2O होगा, और इसका भी रासायनिक सूत्र बोला जाए तो H2O होगा। सिर्फ उसके मात्रा में, भार में अंतर होगा, यही ना अंतर होगा, बाकी सब तो सेम होगा। तो वही बोला, इसके अंदर भी 2 हाइड्रोजन होगा और इसके अंदर भी क्या होगा, 2 हाइड्रोजन होगा। इसके अंदर भी ऑक्सीजन होगा और इसके अंदर भी क्या होगा, एक ऑक्सीजन होगा ना। तो कहने का अर्थ है क्या कि अणु का जो निर्माण होता है तो उसका एक कण बोला जाए या उसके बहुत सारे कण बोले, सभी का गुण समान ही पाया जाएगा। एक बाल्टी दूध है और उसमें से 1 गिलास दूध निकाल लिए, तो एक बाल्टी में से 1 गिलास दूध निकाले तो बाल्टी वाला दूध का गुण कुछ और होगा और गिलास वाले दूध का गुण कुछ और होगा, वही गुण होगा। अब ये बशर्ते कोई और बात है कि 1 गिलास दूध शुद्ध निकाल लिए, बाकी सब में पानी मिला दिए, तो उसका गुण वो पतला हो जाएगा, ये गाढ़ा रहेगा, तो अलग चीज़, लेकिन उसमें अलग मिला दिए ना। लेकिन अगर अब उस पानी मिलाए दूध में से फिर एक गिलास निकाल लिए, तो उस गिलास के अंदर जो दूध का गुण होगा वही उस बाल्टी के अंदर दूध का गुण होगा ना। तो वही बोला गया है क्या कि अगर कोई तत्व जब मिल जाता है तो उसका अलग भी कर दिया जाए, तो छोटा सा हिस्सा हो या बड़ा सा हिस्सा हो, वो दोनों का गुण क्या होगा, हमेशा एक ही होगा, वो अलग नहीं होगा। कोई दिक्कत है ना। अब आगे की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है क्या, अणु। कि अणु क्या होता है भाई, तो बोला गया एक तरह के परमाणुओं से निर्मित और भिन्न भिन्न तरह के परमाणुओं से निर्मित। जैसे कि तुम्हारा O2, N2, O3, एसिड, P4 या H2 भी कह सकते हैं। ये क्या है, O मिलकर क्या हुआ, निर्माण किया, या क्या कहते O करके मिला 3 गो, ये क्या हो गया, वो अगर O2 है तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और O3 है तो ये क्या हो गया, ओजोन हो गया, है ना। तो एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बनेगा, परमाणुओं से मिलकर बनेगा, तो उसे क्या कहेंगे, एक तरह के परमाणु से निर्मित क्या कहते हैं, अणु। और अगर अलग अलग, ये देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर क्लोराइड है, यहाँ पर कैल्शियम है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो अलग अलग से मिलके भी क्या कहते हैं, अणु का निर्माण होता है। अलग अलग तत्वों के मिलने से भी अणु का निर्माण होता है, और एक ही प्रकार के तत्वों से मिलने से भी अणु का निर्माण होता है। तो अगर एक ही प्रकार का मिलेगा तो कुछ इस तरह का होगा, और भिन्न भिन्न प्रकार का अगर तत्व मिलेगा तो कुछ इस प्रकार का होगा। है दोनों क्या, अणु ही है, दोनों क्या, अणु है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि इधर वाला जो है वह एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है, और इधर वाला जो है वह क्या कहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे की ओर चलते हैं। जहां नहीं समझ में आएगा कहिएगा, पूछिएगा, है ना, तभी हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। परमाणुकता कभी कभी पूछेगा कि परमाणु तो किसे कहते हैं, जान रहे हैं, लेकिन परमाणुकता किसे कहते हैं, तो कंफ्यूज हो जाइएगा कि परमाणु तो सर पढ़ाए थे, परमाणुकता क्या होता है। ठीक है, तो परमाणुकता के बारे में हम लोग भी आज जान लेते हैं कि कहीं कुछ दिक्कत नहीं आ जाए। किसी एक अन्य उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। क्या बोला गया कि सिंपल सा भाग में परमाणुकता क्या होता है, तो किसी एक अन्य उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। सिंपल सा भाषा में कि अगर किसी परमाणु में कोई अगर परमाणु है, परमाणु में कोई अन्य क्या कहते हैं, क्या बोला गया, अन्य उपस्थित परमाणु है, किसी के अंदर कोई अन्य उपस्थित परमाणु से मिक्स हो जाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, परमाणुकता। डिफिनीशन में पूछा जाए कि परमाणुकता किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, तो किसी भी तत्व का वह सूक्ष्म कण जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, तो उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और परमाणुकता किसे कहते हैं, तो किसी एक अन्य उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणुकता। यानी कि वह कितना उसके अंदर परमाणु की संख्या है, अगर मान लेते हैं 4 है तो 4 परमाणुकता, 5 है तो 5 परमाणुकता। अब वो कैसे, तो यहाँ पर थोड़ा कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमारा क्या है, आर्गन है तो 1 परमाणुकता। अगर सिंपल अगर बोला जाए आर्गन,
उसी तरह से हीलियम है, तो हीलियम ऐसे सीधे लिखते हैं He2 लिखते हैं? नहीं लिखते, खाली He लिखते हैं। तो इसकी परमाणुकता कितनी हो गई? 1 हो गई। ऑक्सीजन को हम लोग कैसे लिखते हैं? ऑक्सीजन को खाली O लिखते हैं? नहीं लिखते हैं, इसको O2 लिखते हैं। O2 लिखते हैं ना, यानी यहाँ 2 लगा हुआ, इसलिए इसको द्वि परमाणुकता। उसी प्रकार से हाइड्रोजन को खाली H लिखते हैं? नहीं, ऐसे लिखते हैं ना, इसीलिए इसको द्वि परमाणुकता। तो उसके अगर क्या कहते हैं, जिस ऑक्सीजन के, अब इसके नीचे 3 लगा हुआ है, तो अगर 3 लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, अगर 1 लगा हुआ है, जितना लगा हुआ उसके नीचे रहेगा वही इसकी क्या होगी? परमाणुकता। बात समझ में आया कि कोई तत्व के नीचे, परमाणु के नीचे जितना संख्या लिखा हुआ रहेगा वही उसकी क्या है? परमाणुकता। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है आरती? 7 नंबर क्या है? ओजोन। ओजोन को ही तो बताएं। ओजोन को हम लोग लिखते कैसे हैं? O3। ओजोन को क्या लिखते हैं? O3। ओजोन होता क्या है? तो हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल, हमारे पृथ्वी के ऊपर चारों ओर ओजोन का एक परत है। उसका काम क्या है कि सूर्य से आती हुई किरण अगर डायरेक्ट हमारे शरीर पर पड़ जाएगा तो हम लोग जड़ जाएंगे, नहीं बचेंगे, कई प्रकार की बीमारी हो जाएगी स्किन से रिलेटिव। तो उस तेज किरणों से बचाने का काम करता है कौन? हमारे पृथ्वी के ऊपर जो लेयर ओजोन का है वो हमें बचाने का काम करता है। ठीक है, तो उसका जो अगर बोला जाए सूत्र क्या होता है? O3 होता है। और नीचे लगा हुआ है चूंकि 3, तो वही उसकी क्या हो गई? परमाणुकता। कोई दिक्कत है ना? अगर यहीं पर देखो नाइट्रोजन है, नीचे लग गया N2, तो इसकी क्या हो गई? 2 परमाणुकता। कोई दिक्कत? तो जो नीचे लगा हुआ रहेगा वही उस तत्व का, अणु का क्या हो जाएगा? परमाणुकता हो जाएगा।